हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल टेक ITI पल्स पे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है ना, BHEL 2025 में जो रिक्रूटमेंट आया था आर्टिजन के लिए, उसकी आंसर की को ऑफिशियल आंसर की को हम डिस्कस करेंगे, जो कि फिटर ट्रेड की रहने वाली है। दोस्तों ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 8 अक्टूबर 2025 को, जो कि 1.5 घंटे का एग्ज़ाम था। ये देखिए 2 बजे से 3:30 बजे तक का फिटर ट्रेड है ना, फिटर ट्रेड के लिए एग्ज़ाम हुआ था। दोस्तों हम पूरी आंसर की को डिस्कस करेंगे। तो 100 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो 100 क्वेश्चन में से हम इसमें पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो इसमें 70 क्वेश्चन टेक्निकल के पूछे गए थे। तो दोस्तों हम 70 में से आज 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन का हम रीजन देने की कोशिश करेंगे, है ना। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पूछा गया था फॉर ग्राइंडिंग हार्ड मटेरियल, है ना, हार्ड मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए व्हील यूज शुड बी यूज्ड, मतलब व्हील जो होता है ग्राइंडिंग व्हील, उसका ग्रेड हमको कैसा रखना चाहिए। तो सॉफ्ट ग्रेड रखना चाहिए। जब हम किसी हार्ड मटेरियल की ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे सॉफ्ट ग्रेड का व्हील यूज़ करना चाहिए। और सॉफ्ट ग्रेड जो मटेरियल है उसकी हमको अगर ग्राइंडिंग करना है तो उसके लिए हमको हार्ड ग्रेड का व्हील यूज़ करना पड़ेगा। जस्ट इसमें अपोजिट रहता है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसमें पूछा गया है द मेन फंक्शन ऑफ अ मशीन रीमर। दोस्तों मशीन रीमर का मेन फंक्शन रहता है जो एग्जिस्टिंग हॉल है उसको एनालाइज करना, मतलब थोड़ा सा बड़ा करना। एनालार्ज का मतलब होता है थोड़ा सा बड़ा, एग्जिस्टिंग मतलब पहले से बनी हुई हॉल को थोड़ा सा बड़ा करना। ये मशीन रीमर का प्राइमरी फंक्शन होता है। दोस्तों आगे अगर देखें, जैसे हैंड रीमर होता है, एक हैंड रीमर होता है और एक मशीन रीमर होता है। तो दोस्तों हैंड रीमर क्या करता है, हम हैंड रीमर का यूज़ मैक्सिमम वहाँ पे करते हैं जहाँ से हमको हॉल को फिनिश करना होता है, जो ड्रिल हॉल है उसको फिनिश करना हो, तो उसके लिए हम हैंड रीमर का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, ये 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ अ ड्रिल बिट। दोस्तों ड्रिल बिट के टूटने का मेन कारण क्या है। तो दोस्तों इसमें हाई फीड है ना, हाई फीड रेट रखेंगे तो उस टाइम पे ड्रिल के टूटने की बहुत अधिक संभावनाएं बढ़ जाएंगी, है ना। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है व्हाट मटेरियल इज टिपिकली यूज टू मैन्युफैक्चर हॉल गेज। दोस्तों जो हॉल गेज होते हैं, स्मॉल हॉल गेज जिनको बोलते हैं, जिसका प्रयोग हम किसी भी हॉल की डायमेंशन को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो बनाए जाते हैं हार्डन्ड स्टील के, है ना। हार्डन्ड स्टील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका यूज़ करते हैं हम हॉल की जो डायमीटर है उसको चेक करने के लिए स्मॉल हॉल गेज का यूज़ करते हैं, है ना। दोस्तों ये स्मॉल हॉल गेज टेलीस्कोप गेज से छोटा होता है, जिसका प्रयोग हम 12.7 mm तक के हॉल को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं स्मॉल हॉल गेज, जो कि हार्डन्ड स्टील के बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, 5वें नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द सेंटर पंच यूज्ड फॉर, मतलब सेंटर पंच का उपयोग क्या है। तो दोस्तों सेंटर पंच का पता है आपको कि सेंटर पंच जब हम ड्रिलिंग करते हैं किसी मटेरियल पे, तो ड्रिल करने से पहले, जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, इस पे हमको यहाँ पे ड्रिल करना है, तो ड्रिल करने से पहले थोड़ा सा सेंटर पंच से यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, जिससे ड्रिल का पॉइंट आसानी से सेट हो जाए, है ना। तो इस पे लिखा है ए मार्किंग द सेंटर ऑफ अ हॉल बिफोर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग करने से पहले एक हम सेंटर का मार्क कर लेते हैं। दोस्तों सेंटर पंच का एंगल अगर पूछा जाए तो कितना डिग्री रहता है, 90 डिग्री। ये किस धातु के बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील, है ना। ये भी आपको जानकारी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें पूछा गया था इन इंडस्ट्रियल कलर कोडिंग विच कलर इज यूज टू मार्क सेफ्टी इक्विपमेंट्स लाइक फर्स्ट एड। दोस्तों फर्स्ट एड आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट एड पे जो प्लस का सिंबल बना होता है वो ग्रीन कलर में रहता है ना। जो इन्फॉर्मेशन साइन भी जिनको बोलते हैं हम, तो उसका कलर कैसा रहता है, ग्रीन कलर, है ना। येलो कलर की अगर बात करें दोस्तों, जो हमारे वार्निंग साइन होते हैं जितने भी, उनका येलो कलर में बनाया जाता है। और ब्लू कलर की अगर बात करें तो जो होते हैं मैंडेटरी साइन, जिनको अनिवार्य संकेत बोलते हैं, वो ब्लू कलर में बनाए जाते हैं। और रेड कलर की अगर बात करें तो प्रोहिबिशन साइन, निषेधात्मक चिन्ह, मतलब ऐसा काम करना मना है ना। तो ये रेड कलर के बनाए जाते हैं।
आगे देखते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कटिंग टूल। दोस्तों इनमें से कौन सा कटिंग टूल है। तो आपको पता है कि 22 का प्रयोग कहाँ पे करते हैं हम, जॉब को कोई भी हमको संक्रियाएं करना है तो उस पर बांध के हम काम कर सकते हैं। स्क्राइबर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे कोई मार्किंग लाइन लगाना है तो उसके लिए स्क्राइबर का यूज़ करते हैं। ट्राई स्क्वायर का यूज 90 डिग्री के कोण को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो बैंड सॉ हो जाएगा यहाँ पे, ये बैंड सॉ कटिंग टूल के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं 8वें नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है लिमिट गेज आर मेनली यूज टू। दोस्तों लिमिट गेज का प्रयोग मेनली कहाँ पे किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है चेक वेदर पार्ट्स मीट डायमेंशनल टॉलरेंस विदाउट इंडिकेटिंग द साइज एक्चुअल साइज। दोस्तों लिमिट गेज जो होते हैं उन पे कोई एक्चुअल साइज नहीं लिखा होता है, वो एक डायमेंशनल एक्यूरेसी में बनाए जाते हैं और उतने ही साइज़ के मटेरियल को वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप कभी शॉप से कपड़ा लेने गए होंगे तो कपड़े वाला जैसे मान लीजिए 1 मीटर या 2 मीटर का एक यहाँ पे बार रखा रहता है, रॉड, है ना। तो उस रॉड से वो काट के एग्जैक्ट पीस आपको दे देता है। तो वो क्या करता है, डायमेंशनल एक्यूरेसी है उसके अंतर्गत, लेकिन उस रॉड पे साइज नहीं लिखा है। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 9वें नंबर का क्वेश्चन, इसमें बोला गया है एक्सेसिव फीड सेटअप एबनॉर्मल एंड थ्रेट। दोस्तों एक्सेसिव फीड जब हम ड्रिल को देंगे तो ड्रिल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ज़रूरत से ज़्यादा जब हम फीड देंगे तो दोस्तों ब्रेक डाउन ऑफ द चीजल पॉइंट एंड कटिंग लिप्स। दोस्तों जो चीजल एज पॉइंट होता है ड्रिल में और उसके कटिंग लिप्स होते हैं जो कि काटने का काम करते हैं, वो उससे ब्रेक हो जाएंगे एक्सेसिव जब उस पर फीड देंगे तब। आगे देखते हैं 10वें नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है ए ड्रिल हैविंग अनइक्वल कटिंग एज एंड पॉइंट एंगल दैट आर नॉट सिमेट्रिकल विल प्रोबेबली रिजल्ट विच टाइप ऑफ हॉल व्हेन रनिंग आउट ऑफ लाइन। दोस्तों जब जो हम ड्रिल यूज़ कर रहे हैं तो ड्रिल में क्या होता है, दोनों जो कटिंग एज हैं उनकी लेंथ सेम होना चाहिए और दोनों, जैसे मान लीजिए ये ड्रिल है, ये इसका पॉइंट है, तो ये जो दोनों पॉइंट एंगल हैं, ये लिप्स हैं दोनों, ये एकदम इक्वल रहना चाहिए और उसका पॉइंट एंगल एकदम क्लियर रहना चाहिए, है ना। अगर ये क्लियर नहीं होगा और अनइक्वल होगा तो क्या होगा, जो हमको हॉल मिलेगा वो हमको ज़रूर जो साइज़ है उससे ज़्यादा मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर ये 10 mm का ड्रिल है तो हमको जो साइज़ प्राप्त होगा हॉल का वो हो सकता है 11 mm मिले या 12 mm मिले, है ना। तो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हॉल हमको मिलेगा जब उसकी कटिंग लिप्स अनइक्वल होंगे उस टाइम पे। आगे देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है ये पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन इज़ यूज्ड फॉर। दोस्तों पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो दोस्तों आपको पता है कि लाइट ड्यूटी वर्क के लिए पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन वर्कशॉप में जनरली यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ पे ये देखिए हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए, तो दोस्तों इसके लिए हम करते हैं रेडियल ड्रिलिंग मशीन, है ना। रेडियल ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए। एंड हैवी मास प्रोडक्शन के लिए भी हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी जो एक पिलर होता है जिस पे उसकी कैरेज को इधर उधर हम मूव कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों 12वें नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज टिपिकली मार्क ऑन ईच फीलर गेज लीफ। दोस्तों आपको पता है कि फीलर गेज जो होता है वो अलग अलग पत्तियों का एक सेट होता है, वो कि एक पॉइंट पे जुड़ी होती हैं, है ना। तो जो फीलर गेज की जो पत्तियों का सेट होता है वो अलग अलग साइज में होता है और हर पत्ती पे उसका साइज लिखा होता है। तो वो साइज क्या इंडिकेट करता है, उस पत्ती की लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी मोटाई। तो दोस्तों ये जो साइज लिखा होता है वो थिकनेस चेक करने के लिए होता है ना। आपको पता है कि जो फीलर गेज है उसका प्रयोग गैप की जो मोटाई कितनी है, मतलब गैप कितने mm का है किसी भी कहीं भी, तो वो चेक करने के लिए यूज होता है। तो गैप कैसे चेक करेंगे, जब हमको पत्ती की मोटाई पता होगी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 13वें नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है विच काइंड ऑफ वर्क इज द प्राइमरी यूज फॉर पावर हैमर। दोस्तों पावर हैमर का उपयोग मेनली किस काम में किया जाता है, तो दोस्तों आपको पता है फोर्जिंग का जो काम होता है जिसमें
हम किसी भी मटेरियल को, चाहे वो माइल्ड स्टील हो या कोई और मटेरियल हो, उसको हम गर्म करते हैं। गर्म करने के पश्चात उसको एक विशेष आकृति देते हैं, जिसको ब्लैक स्मिथी भी बोलते हैं फोर्जिंग को। तो फोर्जिंग के लिए हम पावर हैमर का उपयोग करते हैं, है ना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 14वें नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है द मेन पर्पज ऑफ अ बेंच ग्राइंडर इज टू। बेंच ग्राइंडर का मेन उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ये क्या करता है, ग्राइंड, शार्पन एंड शेप मेटल टूल्स। दोस्तों जो मेटल के टूल होते हैं, जैसे मान लीजिए ड्रिल हुआ या फिर कोई लेथ के कटिंग टूल हुए, तो उनको हम ग्राइंड करते हैं, उनको शार्प करना हुआ, उनको शेप देना हुआ, तो ये हम किससे करते हैं, बेंच ग्राइंडर से करते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 15वें नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन अ विजुअल सर्वे ऑफ मशीन सेक्शन। मशीन सेक्शन में किसी में भी हम विजुअल जो सर्वे करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हम जनरली देखते हैं। मान लीजिए कोई लेथ मशीन है, जैसे कि जो डेली वर्कशॉप में यूज होता है, तो उस पर आपकी जो भी टीओ हैं उन्होंने बोला कि इस मशीन में आप विजुअल टेस्ट करके आइए। तो विजुअल टेस्ट में क्या क्या देखेंगे आप, कोई लीक तो नहीं है, जहाँ पे ऑयल टैंक वगैरह है तो ऑयल टैंक से ऑयल तो नहीं निकल रहा, लूज पार्ट्स तो नहीं है, जैसे मान लीजिए बेल्ट से अगर ड्राइव दी गई है तो बेल्ट ड्राइव में बेल्ट लूज तो नहीं है, एबनॉर्मल कोई साउंड या साइन तो नहीं है, है ना। एबनॉर्मल साउंड मतलब अगर मशीन को रन किया जा रहा है या कोई एबनॉर्मल साइन बना हुआ है, जैसे साइन होते हैं ना कि मेंटेनेंस में तो नहीं है मशीन, या जो कॉशन के लिए साइन यूज करते हैं, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 16वें नंबर का क्वेश्चन इसमें बोला गया है थ्रेड गेज आर क्लासिफाइड बाय फॉर्म इनटू। थ्रेड गेज को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं? तो दोस्तों आपको पता है कि जो गेज प्रयोग होते हैं थ्रेड के लिए, एक होता है प्लग गेज, एक होता है रिंग गेज, है ना। तो जो प्लग गेज होता है, प्लग गेज का प्रयोग आंतरिक थ्रेड को चेक करने के लिए यूज होता है, और रिंग गेज का प्रयोग आउटसाइड जो एक्सटर्नल थ्रेड होते हैं उनको चेक करने के लिए यूज होता है। 17वें नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है द एक्यूरेसी ऑफ डिजिटल माइक्रोमीटर। दोस्तों ये माइक्रोमीटर और डिजिटल माइक्रोमीटर में कंफ्यूज मत होना। डिजिटल माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी होती है 0.001 mm, और अगर जो सादा माइक्रोमीटर होता है, सिंपल माइक्रोमीटर, उसकी लिस्ट काउंट होता है 0.1 mm। दोस्तों इसको याद रखना, ये सिंपल माइक्रोमीटर का है, ये डिजिटल माइक्रोमीटर का है ना। ये हो गया डिजिटल माइक्रोमीटर का। आगे देखते हैं दोस्तों 18वें नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है इन ब्लू मैचिंग द कलरिंग मटेरियल जनरली यूज इज। दोस्तों ब्लू मैचिंग में जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो उसको बोलते हैं प्रिसियन ब्लू। दोस्तों ये ब्लू कलर का बहुत गाढ़ा पेस्ट होता है, जिसका प्रयोग दो पार्ट्सों की ब्लू मैचिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है और एक दूसरी सरफेस हमने मशीनिंग करी, तो दोस्तों ये मशीनिंग की हुई सरफेस एकदम एग्जैक्ट है कि नहीं, इसको हम मास्टर पीस से तुलना करेंगे। तो तुलना कैसे करेंगे, इस पर हम ब्लू, जो प्रिसियन ब्लू है उसका लेप कर लेंगे पूरा। लेप करने के पश्चात इस प्लेट को इस पे हम रख कर देखेंगे। तो दोस्तों जहाँ जहाँ पर ये हाई स्पॉट होंगे इस प्लेट में जिस पे हम मशीनिंग कर रहे हैं, उस जगह पे वो प्रिसियन ब्लू का निशान लग जाएगा। तो उस जगह पे हम स्क्रैपिंग करके इसको हटा सकते हैं, है ना। तो प्रिसियन ब्लू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ये मशीन रिक्वायर 4 बोल्ट ऑफ 12 सेंटीमीटर लेंथ ईच, मतलब प्रत्येक की 12 सेंटीमीटर लंबाई है, 4 बोल्ट का यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों ये टोटल लेंथ रिक्वायर्ड क्या होगी, टोटल बोल्ट। तो दोस्तों जो चारों बोल्ट हैं उनकी लेंथ कितनी होगी, एक बोल्ट की कितनी है 12 सेंटीमीटर, 4 बोल्ट की कितनी होगी, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 48 सेंटीमीटर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो ये नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है व्हाट इज मीन्ड बाय ओवरहॉल ऑफ मशीनरी। दोस्तों मशीनरी में ओवरहॉलिंग का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों जब हम किसी मशीन की ओवरहॉलिंग करते हैं तो उसके हर पार्ट्स को डिसमेंटल करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, उसको जो खराबी होती है उसको रिपेयरिंग करते हैं,
उसके बाद उसको असेंबल कर देते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 21वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है एक्सेसिव स्पीड विल कॉज डैश एट द आउटर कॉर्नर ऑफ द ड्रिल। दोस्तों जब बहुत ज़्यादा स्पीड होती है तो ड्रिल का आउटर कॉर्नर, जिसको बोलते हैं मार्जिन, जो कि साइड से कटिंग करने का कार्य करता है, वो क्या हो जाता है, बियर मतलब क्या होता है, घिसना। तो वो क्या हो जाता है, हाई स्पीड पे घिस जाता है ना। ज़रूरत से ज़्यादा जब स्पीड ड्रिल की रखेंगे तो वो घिस जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 22वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, हाउ इज अ स्नैप गेज टिपिकली शेप्ड। दोस्तों स्नैप गेज, जो स्नैप गेज होते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा इस टाइप से रहते हैं, है ना, इस टाइप से देखने को मिलते हैं स्नैप गेज, है ना। तो इसकी आकृति कैसी है, सी शेप। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। स्नैप गेज का प्रयोग दोस्तों आउटर जो मेजरमेंट है उनको लेने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। याद रखना, एक्सटर्नल जो भी मेजरमेंट लेना है वो स्नैप गेज से कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, 23 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, नॉर्मलाइजिंग इज मेनली अप्लाइड टू। दोस्तों जो नॉर्मलाइजिंग होती है वो हमेशा फेरस मेटल, जो फेरस मटेरियल होते हैं, जैसे मान लीजिए माइल्ड स्टील या कार्बन स्टील, है ना, कार्बन स्टील, इन सब पे हम नॉर्मलाइजिंग की प्रोसेस करते हैं। नॉर्मलाइजिंग की प्रोसेस क्यों करते हैं दोस्तों, इसको करते हैं हम ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए। जैसे मान लीजिए बहुत सारी प्रोसेस कर ली हमने हीट ट्रीटमेंट की, उसके बाद क्या है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में ग्रेन साइज है उसका वो बिगड़ जाता है, तो उसको हम स्ट्रेस रिलीव करते हैं और ग्रेन साइज को रिफाइन करते हैं, है ना। तो इसके लिए हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। किस मटेरियल पे करते हैं, फेरस मटेरियल पे करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, 24 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट कंस्टिट्यूट अ केस हार्डनिंग टेक्निक। दोस्तों केस हार्डनिंग की जो भी विधियां होती हैं, जिसको सरफेस हार्डनिंग भी बोलते हैं, जिसमें क्या करते हैं, केवल सतह को हार्ड करते हैं, पूरी डेप्थ में उसको हार्ड नहीं करते। तो केस हार्डनिंग में आता है नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, कार्बोराइजिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। ये सब क्या है दोस्तों, केस हार्डनिंग की टेक्निक है। लेकिन टेम्परिंग है दोस्तों, ये टेम्परिंग केस हार्डनिंग का प्रोसेस नहीं है। इसको हम हार्डनिंग करते हैं, हार्डनिंग के पश्चात ब्रिटलनेस को कम करने के लिए टेम्परिंग की प्रोसेस की जाती है। आगे देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, इन अ न्यूमेटिक हैमर द हैमरिंग एक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय। दोस्तों न्यूमेटिक हैमर में जो हैमरिंग एक्शन है वो हमको कंप्रेस्ड एयर या स्टीम प्रेशर के द्वारा प्राप्त होता है। न्यूमेटिक जो भी ऑपरेशन होंगे उसमें एयर का यूज तो करना पड़ेगा, कंप्रेस्ड एयर, है ना। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन इसको देखते हैं, और व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ काउंटर बोरिंग। दोस्तों काउंटर बोरिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है टू प्रोवाइड फ्लैट सीटिंग सरफेस अराउंड हॉल। दोस्तों जो काउंटर बोरिंग की जाती है, जैसे मान लीजिए कोई प्लेट है मेटल का, उस मेटल प्लेट में मैंने हॉल कर दिया। तो दोस्तों जो हॉल करने के पश्चात उस हॉल को उसके एक किनारे पे थोड़ा सा बड़े साइज में करना, ये प्रोसेस होती है काउंटर बोरिंग, है ना। तो ये प्रोवाइड अ फ्लैट सीटिंग सरफेस अराउंड द हॉल इज कॉल्ड काउंटर बोरिंग। 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मेटल हार्डनिंग। दोस्तों मेटल हार्डनिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज द हार्डनेस एंड डिस्टेंस। दोस्तों हम जो भी कटिंग टूल होते हैं, उन कटिंग टूल की हम हार्डनिंग करते हैं। वो हार्डनिंग क्यों करते हैं, क्योंकि वो दूसरे मटेरियल को काट सकें, तो उसकी हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी, है ना, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी। और दोस्तों हार्डनिंग के दौरान ही क्या होता है, जब मटेरियल बहुत हार्ड होता है तो उसमें ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी आ जाती है। उस ब्रिटलनेस को रिमूव करने के लिए हम टेम्परिंग ऑपरेशन करते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, जो ब्लैक में दिया है, एंड द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज। तो दोस्तों हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 MSD मैन स्केल डिवीजन -1
वर्नियर स्केल डिवीजन। और दोस्तों इसका लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट इसका इस तरह से लिया जाता है दोस्तों 0.1 mm, जो कि जिसकी 9 वर्नियर स्केल इसके 10 मेन स्केल के बराबर होंगे। या फिर इसका उल्टा देखिए, इसमें मैं गलत बोल दिया अभी, इसमें होंगे दोस्तों 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो दोस्तों इसकी जो लिस्ट काउंट आएगा, फिर इसका लिस्ट काउंट आएगा 0.1 mm, है ना, जो कि हम लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं फार्मूला। आगे देखते हैं दोस्तों, द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू द एक्सिस बिटवीन करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन एडजेसेंट थ्रेड। दोस्तों थ्रेड बनाते हैं तो थ्रेड को किस तरह से, ये देखिए, एक भी थ्रेड का मैंने सिंबल बनाया, तो उसके जो क्रेस्ट होते हैं दोस्तों, एक दोनों क्रेस्ट के बीच की दूरी, इसको बोलते हैं दोस्तों पिच। तो दोस्तों इसी का बोला गया है कि करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट और उसके करस्पॉन्डिंग मतलब क्रमागत दूसरा पॉइंट है, उसके बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं दोस्तों पिच। दोस्तों इसका ये वाला हिस्सा है जो मैंने यहाँ पे बनाया, इसको बोलते हैं दोस्तों क्रेस्ट, और इसको बोलते हैं दोस्तों रूट, है ना। ये हिस्से याद रखना, ये एग्जाम में पूछ सकता है, रूट, क्रेस्ट, और ये जो उसका इंक्लाइंड प्लान ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं फ्लैंक, है ना, इसको बोलते हैं फ्लैंक। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन इसको देखते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है द पार्ट ऑफ अ सर्कुलर सॉ दैट इज यूज्ड टू गाइड एंड होल्ड अ वर्कपीस व्हाइल क्रॉस कटिंग इज, उसका नाम क्या है? दोस्तों द पार्ट ऑफ अ सर्कुलर सॉ का कौन सा भाग है जो कि गाइड करता है और वर्कपीस को होल्ड करता है जब क्रॉस कटिंग होती है, जब हमको क्रॉस कटिंग करना होता है, तो उसको बोलते हैं माइटर गेज, है ना। माइटर गेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन। इसमें बोला गया है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेम्परिंग स्टील। दोस्तों जो स्टील की हम टेम्परिंग करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दोस्तों मैंने अभी बताया, हार्डनिंग करते हैं तो उसमें क्या आ जाती है? ब्रिटलनेस को हमको कम करना पड़ता है, तो रिड्यूस द ब्रिटलनेस। और दोस्तों इंक्रीज टफनेस, एक और पूछा जाता है कि टफनेस को इंक्रीज करने के लिए और ब्रिटलनेस को रिड्यूस करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं? टेम्परिंग। 32 नंबर का क्वेश्चन इसको देखते हैं दोस्तों। विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग द ब्लेड ऑफ अ स्क्रू पिच गेज। दोस्तों स्क्रू पिच गेज के जो ब्लेड हैं वो थिन स्प्रिंग स्टील की शीट से बनाए जाते हैं, जिसपे हम, जैसे मान लीजिए ये ब्लेड है, इस पे इस तरह से थ्रेड काट देते हैं, ये इस तरह से स्क्रू पिच ब्लेड की ब्लेड रहती हैं, ये स्प्रिंग स्टील की शीट से बनाई जाती हैं, जो कि थ्रेड का एंगल, थ्रेड की पिच, ये सब चेक करने के लिए यूज होता है। आगे देखते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों ये वेल्डिंग की टेक्निक है, जब हम वेल्डिंग करते हैं गैस वेल्डिंग, तो उसमें एक लेफ्ट बर्ड वेल्डिंग टेक्निक होती है, एक राइट बर्ड वेल्डिंग टेक्निक होती है। तो दोस्तों जो राइट बर्ड वेल्डिंग टेक्निक है उसकी यहाँ पे इमेज दिखाई गई है। तो दोस्तों राइट बर्ड जो वेल्डिंग टेक्निक होती है वो लेफ्ट से शुरू होती है और राइट की ओर जाती है। और दोस्तों अगर यहाँ पे लेफ्ट बर्ड वेल्डिंग टेक्निक की बात करें तो ये राइट से शुरू होती है और लेफ्ट की तरफ जाती है ना। राइट से शुरू होगी और लेफ्ट की तरफ जाएगी। जैसे मान लीजिए ये लेफ्ट है और ये राइट है ना, तो लेफ्ट से शुरू हो रही है और राइट की तरफ जा रही है। ये हम मटेरियल फिल करते जा रहे हैं, ये सिंबल से दिखाया गया है कि मटेरियल यहाँ पे फिल हो रहा है। ये यहाँ पे क्या है? फिलर रॉड, जो कि यहाँ पे पिघल के यहाँ डिपॉजिट होता जाएगा। और ये क्या है दोस्तों? ब्लो पाइप, जो कि फ्लेम बनाने का काम करता है। तो ये दो वेल्डिंग टेक्निक होती हैं, लेफ्ट बर्ड वेल्डिंग टेक्निक और राइट बर्ड वेल्डिंग टेक्निक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है दोस्तों ये सेंसिटिव और बेंच ड्रिलिंग मशीन हैज डैश स्पीड। तो दोस्तों जो हम वर्कशॉप में सेंसिटिव और बेंच ड्रिलिंग मशीन यूज करते हैं उनकी स्पीड होती है 2000 आरपीएम से 3000 आरपीएम के बीच। दोस्तों मेरे वर्कशॉप में जो मशीन यूज हो रही है उसमें 2800 आरपीएम है, जो कि एक बेंच ड्रिलिंग मशीन है ना। तो ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
35 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों, ये जॉइंट फॉर्म बाय जॉइनिंग द एज ऑफ टू प्लेट्स इन द सेम प्लेन इज कॉल्ड। दोस्तों जो सेम प्लेन में दो प्लेटें यूज, जैसे मान लीजिए मैं प्लेट बना के दिखाता हूँ, ये एक प्लेट है और दूसरी प्लेट है, इनको हम जोड़ रहे हैं, और एक ये प्लेट है और एक प्लेट है। तो दोस्तों सेम प्लेन इसका है, डिफरेंट प्लेन इसका है। दोस्तों जो सेम प्लेन में जो प्लेटें होती हैं उनको बट जॉइंट बोला जाता है, और जो डिफरेंट प्लेन में होती हैं, जैसे मान लीजिए ये प्लेटें क्या हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगी, है ना, ओवरलैप करेंगी, यहाँ हम इस पर रिवेट लगा देंगे तो ये जॉइंट हो जाएगा। दोस्तों ये जो प्लेट होती हैं ये सेम प्लेन में होती हैं बट जॉइंट के लिए, इसमें क्या करना पड़ता है, एक एडिशनल पीस रखना पड़ता है ऊपर, एडिशनल पीस रखते हैं ऊपर और एक नीचे, तो यहाँ पे हम रिवेट लगा देते हैं और ये हमारा जॉइंट बन के तैयार हो जाता है, तो इसको बोलते हैं बट जॉइंट। आगे देखते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है इन अ डिजिटल माइक्रोमीटर ए फ्लैशिंग डिस्प्ले शो। दोस्तों डिजिटल माइक्रोमीटर में फ्लैशिंग डिस्प्ले क्या दर्शाता है? तो दोस्तों डिजिटल माइक्रोमीटर में फ्लैशिंग डिस्प्ले डेड बैटरी दर्शाता है कि इस माइक्रोमीटर की बैटरी ख़त्म हो चुकी है ना। और दोस्तों इसमें एक होता है मेन डिस्प्ले, एक होता है फ्लैशिंग डिस्प्ले। तो मेन डिस्प्ले है वो क्या काम करता है, इससे व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा डिस्प्ले नाम सुन के, और इसका एक्यूरेट मेजरमेंट इज शोन, ये ऑप्शन लगा देगा। तो ये जो दोस्तों मेन डिस्प्ले में शो करता है एक्यूरेट मेजरमेंट इज शोन, ये मेन डिस्प्ले में होगा, और फ्लैशिंग डिस्प्ले इसकी डेड बैटरी को शो करेगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन इसमें देखें दोस्तों, ड्रिल होल्डिंग डिवाइस यूज्ड इन ड्रिलिंग आर। दोस्तों ड्रिलिंग मशीन में ड्रिल जो बिट होती है उसको कौन पकड़ता है, ड्रिल चक पकड़ता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 38 नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है इन विच स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। दोस्तों प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम क्या चीज़ें कैप्चर करते हैं, तो रिड्यूस दोस्तों प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके हम किन चीज़ों से बच सकते हैं, ये इसमें बेसिकली पूछा गया है। तो रिड्यूस अनएक्सपेक्टेड फेल्यूर, एक्सटेंड लाइफ, इम्प्रूव सेफ्टी, कंट्रोल कॉस्ट थ्रू प्लान्ड टास्क। दोस्तों इस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को बोलते हैं, इसको शेड्यूल मेंटेनेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये शेड्यूल मेंटेनेंस हम किसी मशीन पे पहले से ही करते हैं, इसको एक शेड्यूल बना के, कि जैसे मान लीजिए हम वीक के 7 दिन में आपको किस दिन पे कौन सा काम करना है। मान लीजिए मंडे को आपको ऑयल चेंज करना है, तो हर मंडे को आपको ऑयल चेंज करना पड़ेगा, है ना, सफाई आपको डेली करना है। तो हम एक चार्ट बना लेते हैं कि किस दिन हमको कौन सा काम करना है, जो कि हमारा फेल्यूर भी बचाता है, उस मशीन की लाइफ भी बढ़ाता है और इम्प्रूव करता है सेफ्टी को। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है दोस्तों, वह कौन सा रासायनिक रंजक है जिसका उपयोग चिन्हांकन मतलब मार्किंग, मीडिया, है ना, माध्यम मतलब मीडिया के रूप में किया जाता है, जिसमें मेथिलेटेड स्पिरिट में नीला रंग मिश्रित किया जाता है। दोस्तों इसके लिए मैंने आपको बोला था कि आप कन्फ्यूज हो गए इस चीज़ में, नीला रंग सुनते ही आप प्रेसियन ब्लू पे टिक कर दोगे, लेकिन आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर तुरंत ऐसे कर देगा, है ना। आपको मैंने जब निमी सीरीज में पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे बताया था कि मार्किंग ब्लू अलग है, प्रेसियन ब्लू अलग है। तो दोस्तों मेथिलेटेड स्पिरिट में नीला रंग मिश्रित किया जाता है तो हमको मार्किंग ब्लू तैयार होता है, जो कि एक केमिकल कंपाउंड है ना। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, ए सेक्शन इंस्पेक्शन फाइंड दैट अ शाफ्ट पासिस विजुअल एंड एंटिटी चेक बट स्टिल सो प्रीमेच्योर वियरिंग फेल्यूर, व्हाट एडवांस इंस्पेक्शन स्टेप शुड बी अप्लाइड। दोस्तों कोई बेयरिंग है जिसपे सॉफ्ट है, जिसपे बेयरिंग माउंट है, बंधा हुआ है, उस पर हमने विजुअल टेस्ट और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है वो कर लिए, एनडीटी चेक्स कर लिए, लेकिन वो शो कर रहा है प्रीमेच्योर बेयरिंग फेल्यूर।
तो इसके लिए हमको क्या आगे का कदम उठाना चाहिए, ये बेसिकली इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों आगे का कदम ये उठाना चाहिए कि इसकी कैरीड आउट वाइब्रेशन एनालिसिस एंड बैलेंसिंग चेक। दोस्तों शाफ्ट के वाइब्रेशन को चेक करना चाहिए, उसकी बैलेंसिंग को चेक करना चाहिए। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, विच एक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। दोस्तों प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कौन सी एक्टिविटी वो की जाती है ना। तो कैरिंग आउट इंस्पेक्शन एंड एडजस्टमेंट एट रेगुलर इंटरवल। दोस्तों जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जिसको शेड्यूल मेंटेनेंस के नाम से भी जानते हैं, तो जो शेड्यूल मेंटेनेंस होती है उसमें हम एक चार्ट बना लेते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे मशीन को इंस्पेक्ट करता है और उसमें रेगुलर बेसिस पे क्या बोलते हैं थोड़ा सा काम भी करता है। जैसे मान लीजिए ऑयल चेंज करना, कोई नट बोल्ट ढीला हो गया उसको टाइट करना, तो जो मशीन है उसकी लाइफ बढ़ जाती है और सिक्योरिटी सेफ्टी भी बढ़ जाती है उसमें। 42 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, स्पीड ड्रिल आर मैनुअली यूज्ड फॉर। दोस्तों स्पीड ड्रिल होते हैं जिसमें कोई फ्लूट नहीं होता है, इस टाइप से होते हैं, एक फ्लैट और यहाँ पे कटिंग गेज बने होते हैं, ये दोनों हिस्से ये कटिंग का काम करते हैं। इनका प्रयोग लार्ज डायमीटर के हॉल को करने के लिए किया जाता है ना। स्पीड ड्रिल इस टाइप से एकदम फ्लैट होता है जिसपे कोई ग्रूव या फिर फ्लूट नहीं बने होते, ये यहाँ पे कटिंग गेज रहते हैं। इसका प्रयोग लार्ज डायमीटर के हॉल को करने के लिए करते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, द पर्पज ऑफ द रिंग टेस्ट बिफोर माउंटिंग अ ग्राइंडिंग व्हील इज टू चेक। दोस्तों ग्राइंडिंग व्हील को सॉफ्ट पर माउंट करने से पहले उस व्हील का रिंगिंग टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों रिंग टेस्ट करते हैं वो क्रैक को चेक करने के लिए करते हैं। इसमें करते क्या है, जैसे मान लीजिए ये व्हील है, ये व्हील है ग्राइंडिंग व्हील, इस व्हील को हम रस्सी से टांग देंगे। रस्सी से टांगने के पश्चात इसमें हल्की सी चोट मारेंगे। चोट मारते टाइम ये अगर साउंड बहुत शार्प देगा इसका मतलब इसमें क्रैक नहीं है, जब यहाँ से डल साउंड आएगी इसका मतलब इसमें क्रैक है। तो ये होता है दोस्तों रिंग टेस्ट। आगे देखते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द साइन बार प्राइमरली यूज्ड फॉर। साइन बार का प्रयोग प्राइमरली मतलब मुख्यतः कहाँ पे किया जाता है, तो चेकिंग एंड सेटिंग ऑफ एंगल। दोस्तों एंगल को चेक करने के लिए मेनली ये 1 मिनट की शुद्धता देता है। दोस्तों साइन बार की अगर लिस्ट काउंट की बात करें, साइन बार तो 1 मिनट की, 1 मिनट है ना, डिग्री लिख दिया मैंने, 1 मिनट की शुद्धता देता है ना। तो एंगल को चेक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों 45 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉ हैज कंटिन्यूअस कटिंग एबिलिटी। तो दोस्तों जो बैंड सॉ होता है जिसमें एंडलेस ब्लेड होती है, मतलब उस ब्लेड का कोई अंत नहीं है। जैसे मान लीजिए ये ब्लेड है और ये ब्लेड कंटिन्यू, ये दो यहाँ पे पुली लगे रहते हैं, इसके थ्रू घुमाई जाती है। ये ब्लेड कंटिन्यू यहाँ पे, ये जैसे मान लीजिए ब्लेड के टीथ हैं तो ये ब्लेड इस सेक्शन को काटना है तो कंटिन्यू कटिंग करता रहता है ना। तो कंटिन्यूअस कटिंग एबिलिटी बैंड सॉ में होती है। 46 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, वाई आर हैंडबुक्स एंड रेफरेंस टेबल यूज्ड इन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। दोस्तों प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हैंडबुक्स और रेफरेंस टेबल का प्रयोग क्यों करते हैं, तो दोस्तों इसमें इसलिए करते हैं कि ये हमको स्टैंडर्ड डाटा प्रोवाइड करता है एंड वैल्यू प्रोवाइड करता है सर्विंग की, है ना। स्टैंडर्ड डाटा है दोस्तों वो हैंडबुक या टेबल में लिखा होता है, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन। दोस्तों जो सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन है इसका कौन सा इसमें से भाग नहीं है। दोस्तों कैरेज है, आपको पता है ये लेथ मशीन में होता है ना। लेथ मशीन में होता है कैरेज, जो कि टूल क्रॉस स्लाइड टॉप स्लाइड इनको मूव कराने का कार्य करता है। बाकी सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल भी होता है, चक भी होता है जो कि ड्रिल पकड़ने का काम करता है, कॉलम होता है जिस पे पूरा ड्रिल जो अरेंजमेंट है वो लगा हुआ होता है। 48 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों, द हॉल ड्रिल बिफोर रीमिंग इज यूजुअली मेड। दोस्तों
रीमिंग करना है तो रीमिंग करने से पहले दोस्तों क्या करना पड़ता है, हमको ड्रिलिंग करनी पड़ती है। तो ड्रिलिंग जो करते हैं उसका साइज क्या होता है, तो स्लाइडर स्मॉलर देन रीमर। दोस्तों जो रीमर का साइज होता है, रीमर के लिए जो साइज के लिए रीमर ड्रिल साइज है ना, रीमिंग के लिए ड्रिल साइज जो रखेंगे हम, उसको रीमर साइज में से अंडर साइज प्लस ओवर साइज है ना, अंडर साइज प्लस ओवर साइज माइनस कर देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, ये रीमर के लिए जो ड्रिल यूज़ कर रहे हैं उसका साइज प्राप्त होता है। तो उसका साइज क्या होता है, स्लाइटल लेस देन होता है। 49 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों, व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ ऑयल होल ड्रिल। दोस्तों जो ऑयल होल ड्रिल है आपने देखा होगा, ऑयल होल ड्रिल का प्रयोग डीप हॉल की ड्रिलिंग के लिए किया जाता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, ऑयल होल ड्रिल में इसके सैंक से लेके पूरे पॉइंट तक इसमें ग्रुप बने होते हैं। तो ये ग्रुप क्या है, आसानी से कूलेंट पहुंचाते हैं, तो इसलिए इसकी डीप हॉल की ड्रिलिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों 50 नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है द एक्यूरेसी ऑफ अ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। दोस्तों वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की अगर बात करें तो इसकी एक्यूरेसी होती है 5 मिनट है ना, मिनट का सिंबल लिखा है वहाँ पे दोस्तों, 5 मिनट वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट होती है। ओनली अगर बेवल प्रोटेक्टर लिखा होता तो उसका रहता है 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री की परिशुद्धता देता है। तो दोस्तों ये हमने BHEL 2025 की आंसर की के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिला होगा, कुछ एडिशनल जानकारी मैंने देने की कोशिश करी। तो दोस्तों अगर वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा एकदम। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।